सादर नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के विज्ञान पाठ 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में। आज हम भाग 2 में कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में हमने यह बताया था कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है अथवा ऐसा भी होता है कि एक ही पदार्थ जो होता है उससे वस्तु तो बनती है, लेकिन कई पदार्थों से भी वस्तु बनती है। हमने पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार के बारे में भी बात किया तथा हमने यह भी बताया कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। मित्रों, हमने कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में भी बात किया था कि पदार्थ के विभिन्न लक्षणों के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करें तो पाएंगे कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, हमने कई प्रकार के उदाहरण देखा। पहले भाग में हमने देखा था कि नारियल के तेल के बारे में, जो जाड़े के मौसम में वह ठोस रूप में हो जाता है और गर्मी में वह द्रव रूप में बदल जाता है। उसी प्रकार मोम ठोस रूप में होता है लेकिन गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में बदल जाता है और वह गर्म करने पर मोम वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, जिसे हम ठोस कहते हैं, जल द्रव तथा जलवाष्प जिसे हम गैस कहते हैं, उसके बारे में हम उसके अन्य रूपों के में देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि हमने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हम बात करते हैं ठोस की। ठोस के बारे में हम जानते हैं कि कांच की गोली को एक थैले से निकालकर यदि हाथ में लेते हैं और फिर गिलास में रखें और देखते हैं तो क्या उसकी बनावट एवं आकार में कोई बदलाव आता है? नहीं होता। कांच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें अथवा गिलास में लें, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इससे स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। उसी प्रकार यदि हम द्रव के बारे में बात करें तो हम पानी या जल पीते हैं। 1 लीटर के नपना के बर्तन को यदि हम पूरा करते हैं और उसमें पानी को एक हम गिलास में डालते हैं, हम देखते हैं कि जब पानी नपने में था तो नपने की आकृति अलग दिखाई दे रही थी। जब उसे गिलास में उड़ेला गया तब उसकी आकृति अलग अलग हो गई, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। उसी प्रकार ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। उनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु उनको एक जो कण होते हैं एक सीमा में बंधे होने के कारण ये उनका जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता, द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस पदार्थों की तुलना में जैसा कि हमने बताया कि द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु उसके कण का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। तो यह रहा पदार्थ के दूसरे गुण द्रव के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहता है, जबकि धातु में एक द्रव ऐसा भी है, धातु वाला द्रव जिसे हम पारा कहते हैं, वह द्रव रूप में मिलता है।
बाकी सभी धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। द्रव जिसमें हम जल को आसानी से हम कई जगह अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस यह पदार्थ की तीसरी अवस्था है जिन्हें हम भौतिक अवस्था कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम घर में जलती मोमबत्ती को देखते हैं, उनमें से काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। इनके धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी के बनावट और आयतन को प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को हम गैस कहते हैं। गैस पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं, अथवा हम ये कहें कि इनके जो अणु होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं और स्थान मिलने पर इनके जो अणु होते हैं वह दूर दूर तक फैल जाते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल जो होता है वह नहीं के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस द्रव और की तुलना में इनके बीच अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है बिल्कुल नगण्य होता है या न के बराबर होता है, इसलिए इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव एवं गैस में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हम गैस के कई रूपों को देख सकते हैं, जैसे धुआं। धुआं भी एक प्रकार का गैस होता है। उनमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। हम वायुमंडल में कई प्रकार के गैसें पाए जाते हैं। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों से मिलकर के बना होता है, अर्थात इसमें जो वायु पाई जाती है वह कई गैसों का मिश्रण होती है। इनमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, जो एक अक्रिय गैस के रूप में कही जाती है, अर्थात वह अधिकांश अभिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन गैस, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, यह वायुमंडल में लगभग 21% होता है, जबकि नाइट्रोजन में यह मात्रा 78% होती है यदि हम आयतन के अनुसार देखें तो। बाकी गैस आयरन, आर्गन, हाइड्रोजन आदि सब गैसें उसमें मिली होती हैं। अब हम पदार्थ को जल की घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हम कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक, पाउडर, लकड़ी के बुरादे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरते हैं। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाते हैं। क्या देखते हैं कि नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। किसी द्रव जैसे पानी में घुलने वाले पदार्थ को हम घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में नहीं घुलता है, अर्थात मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। इसी प्रकार जल की घुलनशीलता के आधार पर हम पदार्थों का अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। इस वीडियो में रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी के बुरादे को घोलते हुए दिखाया गया है। आप यह प्रयोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। यह है कि जो भी प्रयोग करें यह किसी शिक्षक की देख रेख में ही करने चाहिए। इस प्रकार हम जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को कई वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे पदार्थ घुलनशील है, अर्ध घुलनशील है या अघुलनशील है। अब हम बात करते हैं जल के सापेक्ष भार के आधार पर किस प्रकार पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में समान रूप से तैरती हैं वे जल से हल्की तथा जो डूब जाती हैं वह जल से भारी होती हैं। जल में कुछ पदार्थों को यदि हम डालकर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि कुछ पदार्थ जल में डूब जाती हैं और कुछ पदार्थ जल में डूबते हुए चलती हैं, जबकि कुछ पदार्थ पूरी तरह से डूब जाती हैं। जैसे सरसों का तेल।
इस तालिका में कई पदार्थों के बारे में बताया गया है, जैसे सरसों का तेल। सरसों का तेल जल में तैरता है क्योंकि वह जल से हल्का होता है। उसी प्रकार मोम जल में तैरता है क्योंकि यह जल से हल्का होता है। लोहे की कील जो होती है वह जल में डूब जाती है क्योंकि यह जल से भारी होती है। उसी प्रकार कांच के गोली की बात करें तो वह भी जल में डूब जाती है क्योंकि यह जल से भारी होती है। उसी प्रकार यदि हम लकड़ी के टुकड़े की बात करें तो वह जल में तैरता है क्योंकि यह जल से हल्का होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कई पदार्थों को जल में हम डालकर देखते हैं तो यही पाते हैं कि ये कुछ पदार्थ जल में तैरते रहते हैं जबकि कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल के सापेक्ष के भार के आधार पर कौन वस्तु जल से भारी है और कौन वस्तु जल से हल्की है, इसके बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।